हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल चिकारा स्वागत करता हूं आपका। मेंसुरेशन 3D की हम बात कर रहे थे और इसमें काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इसी को अब हम आगे कंटिन्यू करना है। और जिस क्वेश्चन को हमने लास्ट किया था उस क्वेश्चन का जो आंसर था शायद 11,385 आया था। अगर आपने उसको नहीं किया है तो एक बार आप जाके उसको जरूर करो, ठीक है। क्योंकि कभी भी आप किसी भी टीचर से, अगर कोई भी टीचर हो एक्स वाई जेड, अगर किसी से भी आप पढ़ते हो तो ये जो आपकी टेक्निक है ये आपको हमेशा फॉलो करनी है कि आपको उसकी पहली क्लास से कंटिन्यू आपको करना है। ऐसा नहीं है कि किसी भी क्लास में जाके बैठ गए और फिर टीचर आपको अच्छे से करा रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि उसमें आपकी गलती है। उसने पहली क्लास में क्या पता क्या कराया होगा। तो आप पहली क्लास से उसको ज्वाइन करो और फिर उसके बाद आप आगे उससे कंटिन्यू करो। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप बोल सकते हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। क्योंकि बीच में किसी से भी जाके पढ़ना और फिर उसमें समझ में नहीं आना और फिर बोलना कि नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो लास्ट क्वेश्चन था ये था आई थिंक आपका, ठीक है। ये था लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें बोला था किसी सर्कस का जो टेंट है। अच्छा, ये हो गया था, इसको आप पिछली क्लास में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आया था और इसी से आगे आपको कंटिन्यू करना है। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके, ठीक है। और अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी अर्धगोले के प्लेन भाग पर एक शंकु रखकर एक खिलौना बनाया गया है। शंकु और अर्धगोले के आधार की जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। खिलौने का टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछे, ठीक है। देखिए भाई, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि इस तरीके से आपके पास क्या है, एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। ये हेमिस्फीयर हो गया और उसके ऊपर इस तरीके से एक शंकु है, एक कोन है आपका, ठीक है। ऐसे ये खिलौना कुछ इस तरीके से आपके पास बनेगा, ठीक है। और ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली इसका सेंटर होता है। इस सेंटर से यहाँ मिला दो, यहाँ मिला दो, बात एक ही होती है, मतलब वो रेडियस ही होती है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। तो बोला है इनकी त्रिज्या, इसकी 3 है तो ये 3, इसकी भी रेडियस वही होगी जो इसकी है। ऊंचाई आपको 4 दे रखी है। अब आपको पता है शंकु में एंगल 90 होता है, तो 3 4 5, ये आपका ट्रिपलेट हो जाएगा 5, ठीक है। राइट एंगल जहां होगा वहीं आपका ट्रिपलेट फॉलो हो जाएगा, 3 4 5 हो गया, ठीक है। बोला है खिलौने का टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं इसकी सरफेस एरिया की बात करूं तो इस शंकु का कर्व सरफेस एरिया और इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया अगर मैं लेता हूं तो वही तो आपका टोटल सरफेस एरिया होगा। मतलब बाहर बाहर का, खिलौने का बाहर बाहर का जो पूरा एरिया होगा वही आपका इस पूरे खिलौने का टोटल सरफेस एरिया होगा। मतलब दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकाल के आपको जोड़ देना, ठीक है। तो क्या आएगा वो आ जाएगा आपका पाई आर एल और प्लस में इसका हो जाएगा आपका, जैसे टोटल 4 पाई आर स्क्वायर होता है तो आधा है तो कितना हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पाई आर है, यहाँ भी पाई आर है, तो 22 बटे में आपका 7 और इंटू आपका 3, ये आपका कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अंदर यहाँ से एल बच गया तो 5 आ गया, ठीक है, हो जाएगा। और यहाँ से आपका पाई आर गया है ना, तो 2 आर आपका बचा हुआ है, तो 2 3 आपका कितना आ गया, 2 3 6 आ गया, ठीक है। ये आपका इतना हो गया। और अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो ये आ जाएगा आपका 22 बटे आपका 7 इंटू आपका 3 और इंटू आपका क्या आ गया 11 आ गया, ठीक है। ये आपका 66 आ गया, 22 ये 66 हो गया, ये आपका 6 आ गया, 6 और 6 12 आ गया, ठीक है। और 6 और एक आपका 7 हो गया और नीचे 7 से कर दो, इतना आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से अगर मैं लेके जाता हूँ इसका तो 7 जीरो आपका इतना आ गया, 7 आपका 21 भी आ जाएगा, ठीक है। 50 हो गया तो सतु सतु आपका 49 भी आ जाएगा, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग में। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने भी क्वेश्चन का आंसर यही दिया हुआ है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको कर, बेसिकली इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया दोनों को ऐड कर दो, वो आपके पूरे खिलौने का टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। तो इस तरीके से मुझे इसको कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी जल से भरे हुए बीकर के आधार का जो व्यास है वो 7 सेंटीमीटर है और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाली संगमरमर की कुछ गोलियों को बीकर में डाल दिया जाता है जिससे पानी का तल इतने सेंटीमीटर उड़ जाता है। तो बोला है गोलियों की संख्या क्या है, ठीक है। तो आपको भी पता है, मैंने आपको एक बात बोली थी पहले भी, मैंने आपको बताया है, किसी भी बर्तन के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट डाला जाता है तो उस बर्तन में जिसमें डाला गया है उस बर्तन का जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, बेसिकली जो ऑब्जेक्ट डाला जा रहा है वो अपने वॉल्यूम के बराबर उसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है। तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो उसके इंक्रीज्ड वॉल्यूम के बराबर होता है, ठीक है।
तो दोनों तरफ से कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको कुछ नहीं करना, वॉल्यूम को इक्वल कर दो, आपका आंसर आ जाए। ठीक है, तो बीकर है आपका और जिसके आधार का व्यास आपको दे रखा है, तो इसका मतलब बीकर क्या है, एक सिलेंडर की शेप का है। बीकर क्या है, इस तरीके से एक सिलेंडर की शेप है। ठीक है, और इसका डायमीटर आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, 7 में आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, और बोला है कि इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पानी का ऊंचाई आपका इतना ऊपर उठ गया, तो इसका मतलब सपोज करो यहाँ से यहाँ तक आपकी हाइट इसने पूरी कर दी 5.6 सेंटीमीटर। और संगमरमर की आपकी गोलियां हैं, तो गोलियां बेसिकली क्या बनेंगे, स्पेयर बनेंगे। ठीक है, तो उन सभी गोलियों का जो वॉल्यूम होगा इसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो गोलियों की संख्या पूछिए, तो मान लेता हूँ कि गोलियां कितनी है, n है, और एक गोली का वॉल्यूम होगा 4/3। ठीक है, और आपका पाई होगा 4/3 पाई आर की क्यूब। आर कितना है उसका, 1.4 सेंटीमीटर है आपका, तो 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका रेडियस। तो ये हो जाएगा आपका 7/10, 7/10 और इंटू हो जाएगा 7/10, और इसके बराबर में कितना होगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना होगा आपका 7/2 आर स्क्वायर, और एच कितना हो जाएगा आपका 56 और बटे आपका 10 हो जाएगा। ये आपका इतना आ गया, तो हो गया दोनों तरफ से वॉल्यूम इक्वल। जितना कटेगा काट दो, जो बचेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पाई से पाई चला जाएगा, और 7 आपका चला गया। एक जीरो से एक जीरो भी काट देता हूँ। ठीक है, और काटे इसको, 14 चौके आपका 56 भी होता है वैसे, 7 चौक आपका 28 आ गया, 28 से आपका 28 दूनी 56 आ जाएगा, ये आपका 2 आ गया। ठीक है, ये फाइनली आपका यहाँ से 2 आ गया। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो इस 2 से ये 2 भी कट जाएगा। ठीक है, और इस 2 से 2 पंजे आपका 10, ये भी कट जाएगा, तो 5 3 15 हो गया, 15 इंटू आपका 10 150। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 150 आ गई। इसका मतलब संगमरमर की ऐसी ऐसी इतने वॉल्यूम की अगर संगमरमर की इतने वॉल्यूम की अगर संगमरमर की 150 गोलियां डालोगे, तब जाके सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा इसके बराबर हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सभी गोलियों के वॉल्यूम को इस जो सिलेंडर है या बीकर है उसके वॉल्यूम को इक्वल करना होगा, और ये हमारा आंसर आएगा। और क्वेश्चन का आंसर इन्होंने दिया हुआ है बी, तो बी ही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 150। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको कर, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक सी चीजें होती हैं। एक ही दिमाग में याद रखना, वॉल्यूम बराबर मेल्ट किया गया हो, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया गया हो, वॉल्यूम बराबर, कुछ वस्तुएं डाली गई हो और पूछा गया हो कि कितनी डाली गई है जिससे इसका वॉल्यूम इतना हो जाए, तो दोनों तरफ से वॉल्यूम बराबर, तो वॉल्यूम हमेशा आपको फोकस रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहती। अब नदी आपने देखा होगा कि अगर इसने लंबाई और आपको चौड़ाई दे रखी है एक तरीके से, तो इसका मतलब इसने आपको एक ऐसी नदी दे रखी है जो कि रेक्टेंगल की शेप में लगा लो आप, क्योंकि लंबाई चौड़ाई आपको दे दी। ठीक है, और आपको मैंने बताया था कि स्पीड इंटू जो टाइम होता है वो आपके लिए हाइट का काम करता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो क्या बनेगा, आप क्यूबॉइड बन गया। तो इसका मतलब यहाँ से जो नदी से जो पानी बहने वाला है वो किसके वॉल्यूम के बराबर होगा, क्यूबॉइड के वॉल्यूम के। ठीक है, नदी द्वारा समुद्र में प्रति मिनट गिरे पानी का आयतन ज्ञात करो। तो कह रहा है कि 1 मिनट में कितना पानी उस नदी ने समुद्र में डाला है। ठीक है, तो बस मुझे ये निकालना है कि 1 मिनट में कितना पानी उसके अंदर गया है। ठीक है, मीटर है, कितना है, यहाँ से मीटर में है, ये किलोमीटर में, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में है, मीटर में कोई इश्यू नहीं है। ये घंटा है और ये मिनट में चाहता है, तो इसको 60 से गुना कर देंगे, क्योंकि ये 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। तो ये चाहता है कितनी देर में, 1 मिनट में। ठीक है, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, 1 मिनट का निकल आएगा आपका। ठीक है, तो देखो भाई कितना वॉल्यूम आएगा पानी का, L इंटू बी इंटू आपका H, 3 इंटू में हो जाएगा आपका 40 और इंटू में आपका 2 हो गया। ठीक है, इसको कर देता हूँ 1000 से गुना, तो ये किस में चेंज हो गया आपका, मीटर में। लंबाई इंटू आपका चौड़ाई, और टाइम जो है आपका ये 2000 मीटर को कितनी देर में चलता है, 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना चलेगा, 2000 बटे, और इसको 60 से डिवाइड कर देता हूँ, इंटू में आपका 60 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसको यहीं तक ले लेते हैं, 1 सेकंड दोबारा लिख देता हूँ, दोबारा लिख लो, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू आपका 40, डाटा सही है ना, 3 मीटर है, 40 मीटर है। ठीक है, इंटू में आपका 2 किलोमीटर है, इंटू में 1000 कर दो। ठीक है, ये आ गया 1 घंटे में, मतलब 60 मिनट में, इसको 60 से डिवाइड कर दो, 1 मिनट में आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा,
वो प्रति घंटे की चाल से बहता है, तो प्रति मिनट कितना पानी होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका इतना आ गया, 20 दूनी आपका 40 आ गया, 20 थी आपका 60 आ गया, 3 से आपका 3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4000 और मीटर क्यूब आ जाएगा। इसका मतलब उस पाइप ने नदी में 1 मिनट में जो पानी डाला होगा वो बेसिकली 4000 मीटर क्यूब आना चाहिए। तो मुझे लगता है डी क्वेश्चन का आंसर होगा, और इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है डी ही दिया हुआ, तो डी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो क्या होगा आपके क्वेश्चन का आंसर, डी। इस तरीके से आपको करना है, क्योंकि जो स्पीड उसने दे रखी है वो 1 घंटे में दे रखी है कि 60 मिनट में वो चलता है कितना, 2000 किलोमीटर, सॉरी 2000 मीटर। 60 मिनट में चलेगा 2000 मीटर, तो 1 मिनट में कितना, 2000 बटा 60, तो वो आपको यहाँ से करना पड़ेगा आपका। ठीक है, तो स्पीड इनटू टाइम आपका ये हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। बहुत सिंपल है, बस ये याद रखना कि जहां पर भी आपको टाइम दे रखा है और स्पीड दे रखा है, वो टाइम और स्पीड हमेशा मल्टीप्लाई होकर डिस्टेंस निकालेंगे, और डिस्टेंस वहां पर 3D फिगर है, हाइट का काम करेगा। ये चीज याद रखना, काफी कभी आपके क्वेश्चन में गलती नहीं होगी, बट ये चीज याद रहनी चाहिए आपको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि एक बेलनाकार सतम का जो वक्र पृष्ठ है जो आपका, वो 264 मीटर स्क्वायर है और उसका आयतन 924 मीटर क्यूब है, मानते हुए कि इसका व्यास का इसकी ऊंचाई से अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई इशू नहीं है भाई। देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो जरूरी नहीं होता कि आपको चित्र बनाना ही बनाना है, कोई जरूरी नहीं है, फॉर्मूला लिख लो ना आप। आपको पता है कि किसी भी सिलेंडर का जो कर्ड सरफेस एरिया होगा वो होगा आपका 2 पाई और आर और आपका एच होगा। 2 पाई आर एच क्या होता है आपका, कर्ड सरफेस एरिया जो कि आपको दे रखा है 264। इसके बाद इसने बोला हुआ है कि उसके और उसका आयतन, आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर और आपका एच, ये वॉल्यूम होता है, जो कि क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है, 924 दे रखा है। ठीक है, ये आपका इतना। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जो वैल्यू कट सकती है वो काट देता हूँ। यहाँ से कुछ ना कुछ या तो हाइट का और रेडियस का रेशियो निकलाएगा, या फिर हाइट और रेडियस एग्जैक्ट में आपकी निकलाएगी। ठीक है, अब देखो पाई से पाई चला जाएगा, एक आर से ये एक आर चला जाएगा, एच से आपका एच भी चला जाएगा। ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ से करूंगा तो इसको 2 से काट देता हूँ, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी आपका 4 भी आ गया। ठीक है, 13 चौके 52, 13 से 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 7 से करके देखें, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 तिया 21, ये 132 से आपका 7 पे चला गया, तो इसका मतलब रेडियस कितनी आ गई आपकी, 7 आ गई। ठीक है, तो मेरी रेडियस आ गई यहाँ से आपकी 7। कह रहा है कि इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से अनुपात क्या होगा। ठीक है, यही निकालना है। अगर रेडियस मेरे पास 7 आ गई है तो इसका मतलब डायमीटर कितना हो जाएगा आपका, डबल हो जाएगा 14, तो डायमीटर मेरे पास 14 आ गया। ठीक है, अब मेरे पास हाइट नहीं है अभी, हाइट कैसे निकलेगी, या तो इस फॉर्मूले में या इस फॉर्मूले में, अगर मैं रेडियस की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरी हाइट भी आ जाएगी। तो ये हो जाएगा, इसमें पुट कर रहा हूँ ऊपर वाले में, 2 गुना में आपका 22 बटे आपका 7, रेडियस भी आपकी 7 इंटू आपका हाइट बराबर हो जाएगा आपका 264 हो गया। ठीक है, यहाँ से 22 एकम आपका 22 आ जाएगा, 22 दूनी आपका 44 भी आ गया। ठीक है, 7 से आपका 7 कट गया, 2 छिक आपका 12 भी आ गया, तो इसका मतलब हाइट कितनी आ गई आपकी, 6 आ गई। हाइट क्या होगी आपकी, 6 होगी। तो कह रहा है कि इसके व्यास का ऊंचाई से अनुपात क्या होगा, तो डायमीटर और क्या पूछ रहा है आपसे, हाइट पूछ रहा है। डायमीटर आपका 14 है, हाइट आपका 6 है, तो ये आपका 7 हो गया, और ये आपका क्या हो गया 3। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए 7:3, और इन्होंने दिया है डी क्वेश्चन का आंसर, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। ठीक है, देखो यार मैं फिर कह रहा हूँ, अगर फॉर्मूले आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो फिर क्वेश्चन में करोगे क्या, क्योंकि मेंसुरेशन 2D हो, 3D हो, ज्योमेट्री हो, ठीक है, ये सभी वो क्वेश्चन होते हैं जिसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट की जाती है। ठीक है, अगर वही याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन कैसे हो पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, अगला क्वेश्चन आ गया आपका ये वाला। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और पेपर में बहुत आता है। ठीक है, इसका एक बेसिक कंसेप्ट मैंने बता दिया था कि किस तरीके से करना है। एक बार थोड़ा सा मैंने कोशिश की गई है कि जो अच्छे क्वेश्चन है उसमें इमेज ऐड की जाए ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आए। ठीक है, कह रहा है कि किसी शंकु को आधार के समांतर शीर्ष लंब को 3 बराबर भाग V1, V2 और V3 में बांटा गया, तो V1, V2 और V3 का वॉल्यूम जो भी मतलब वॉल्यूम होगा उसका रेशियो क्या होगा। बेसिकली ये बोलना चाहता है ये वाली वैल्यू आपकी V1 है, ये वाली वैल्यू आपकी V2 है, और ये वाली वैल्यू जो है आपका क्या है, V3 है। ये बोल रहा है इसका, इसका और इसका वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा ये आपको निकालना है। ठीक है,
मैंने आपको पीछे भी एक क्वेश्चन कराया था कि कभी भी, ये बेसिकली क्या है, ये है पिरामिड कटिंग। पिरामिड एक ऐसा पिरामिड होता है कोन जिसका बेस क्या होता है, सर्कल होता है। ये मैंने आपको बता ही रखा है कि पिरामिड की डेफिनेशन क्या बोलती है कि पिरामिड में नीचे वाला बेस और टॉप आपका हमेशा बराबर नहीं होते हैं, ऊपर आपका एक वर्टेक्स बनता है। ठीक है, जिस जिसमें ऊपर जाके वर्टेक्स बनेगा वो आपके पिरामिड कहलाएंगे। और ये बेस और टॉप अलग अलग होते हैं बिल्कुल, और प्रिज्म के अंदर बेस जैसा दिखने में होगा, टॉप वैसा ही दिखने में होगा। ठीक है, अब जैसे आपका ये हो गया। अब मैंने क्या बोला था कि अगर इस केस में अगर मैं पूरे पूरे कोन के वॉल्यूम की बात करता हूं, पूरे पूरे कोन के वॉल्यूम की बात करूं, ठीक है, जैसे इसका वॉल्यूम, फिर इस कोन का वॉल्यूम, और फिर इस कोन के वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, तो इसका वॉल्यूम अगर x है, इसका वॉल्यूम अगर y है, और इसका वॉल्यूम अगर आपका z है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि x और y और z का जो रेशियो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपको उनमें हाइट दे रखी हो, रेडियस दे रखी हो और स्लांट हाइट दे रखी हो, तीनों में से कोई एक आपको देख मिलेगी। उनका क्यूब करने से, उनकी लेंथ का जो रेशियो दे रखा होगा, उनका क्यूब करने से उनके पूरे पूरे कोन के वॉल्यूम का रेशियो आएगा। जैसे इसने बोला है शंकु का आधार के समांतर शीर्ष लंब से 3 बराबर भागों में काटा गया है। ठीक है, 3 बराबर भागों में काटने का मतलब क्या है, इसकी हाइट ये वाली एक है, ये वाली हाइट एक है, और ये वाली हाइट आपकी एक। अब इसकी हाइट एक हो गई, यहां से यहां तक हाइट 2 हो गई, और यहां से यहां तक हाइट आपकी 3 हो गई। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका x, ये 1 की क्यूब हो जाएगा, y आपका 2 की क्यूब हो जाएगा, और ये आपका 3 की क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया आपका, 1 आ गया, 8 आ गया, और ये कितना आ गया आपका 27 आ गया। अगर इन पूरे इंडिपेंडेंट जो कोण है, शंकु है, अगर उनके वॉल्यूम का रेशियो पूछेगा तो 1, 8 और आपका 27 आएगा। बट इन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों के बारे में पूछ लिया। अगर इन टुकड़ों के बारे में पूछ लिया है तो फिर देख लो आप, इसका वॉल्यूम 1 है, x आपका 1 है, y यहां से यहां तक पूरा 8 है, उसमें से ये 1 है, तो ये वाला हिस्सा कितना होगा, 7 होगा। अब यहां से यहां तक पूरा वॉल्यूम आपका 27 है, उसमें से ये 8 चला गया, तो इसका मतलब इसके हिस्से में कितना आएगा आपका 19 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब V1 रेशो V2 और जो आपका V3 होगा वो आपका 1 होगा, 7 होगा और आपका 19 होगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। और इसको निकालते कैसे हैं, ये मैंने आपको उस दिन प्रूव करके भी बता दिया था कैसे निकलता है। ये बेसिकली सारा जो प्रोसेस फॉलो करता है, सिमिलैरिटी को फॉलो करता है। किसको, सिमिलैरिटी इसमें लगती है। और सिमिलैरिटी अगर मैं लगाता हूं तो कौन सा कलर नहीं यूज किया हमने, व्हाइट। चलो, सिमिलैरिटी कैसे लगेगी, मैंने बोला था ये एंगल 90 बनेगा, ये 90 बनेगा, ये 90 बनेगा, ये अल्फा हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल पूरे बड़े के सिमिलर भी हो जाएगा, या ये वाला ट्रायंगल इस पूरे बड़े के सिमिलर भी हो जाएगा। तो बेसिकली सिमिलैरिटी लगती है, और सिमिलैरिटी से ही इनकी कोरस्पॉन्डिंग जो हाइट्स होती है उनकी लेंथ का रेशियो आता है। और हमेशा याद रखना, अगर इनके एरिया का रेशियो निकालना होता है तो एरिया में 2 डायमेंशन होती है, तो स्क्वायर में आंसर आता है, तो आपको स्क्वायर करना होता है। वॉल्यूम में 3 डायमेंशन होती है तो क्यूब में आंसर आता है, तो उस केस में आपको हाइट का क्या करना होता है, जो हाइट आपको दे रखी है उसका क्यूब करके वॉल्यूम निकालना होता है। अच्छा क्वेश्चन है। अगर सेम क्वेश्चन अगर आपका आ जाए पेपर में, और उस केस में बेस आपका सर्कल ना होकर के स्क्वायर हो, पिरामिड हो, बेस क्या हो जाए आपका स्क्वायर हो जाए, तो भी आपका यही आंसर होगा। ठीक है, पहली बार 2017 मेंस में एसएससी के जो क्वेश्चन आते थे सीजीएल के, उसमें क्वेश्चन आ गया था पहली बार। हालांकि क्वेश्चन आता था सिर्फ ये कोन कटिंग पे, उन्होंने क्या कर दिया, एक ऐसा पिरामिड दे दिया जिसका बेस स्क्वायर है। अरे है तो वो भी पिरामिड ही, तो सेम प्रोसेस फॉलो होगा, ये भी पिरामिड है, वो भी पिरामिड है, ये भी पिरामिड कटिंग है, वो भी पिरामिड कटिंग है, सेम उसमें सिमिलरिटी लगती है, सेम इसमें लगती है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर होगा डी। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है कि किसी समचतुष्फलक की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, समचतुष्फलक का आयतन क्या होगा। देखो भाई, सम का मतलब क्या होता है, समान। ठीक है, सम का मतलब क्या होता है, समान होता है। चतुष्फलक मतलब जिसके 4 फलक होते हैं और चारों के चारों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखने में कुछ ऐसा होगा, इंग्लिश में टेट्राहेड्रन बोला जाता है। तो ये एक पिरामिड होता है, और एक ऐसा पिरामिड होता है जिसका बेस क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, पिरामिड और भी आते हैं जिसका बेस क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। बट सारे पिरामिड जिसका बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, वो सारे आपके टेट्राहेड्रन नहीं होते। तो बेसिकली डिफरेंस क्या होता है टेट्राहेड्रन में,
या फिर ऐसे पिरामिड में जिसका बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हालांकि इसका बेस भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उस पिरामिड का बेस भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है टेट्राहेड्रन में? देखो, एक तो आपका नीचे बनेगा ट्रायंगल और एक इस तरफ बनेगा, एक इस तरफ और एक पीछे की तरफ। तो इसमें तीन आपके कर्व सरफेस एरिया भी बनते हैं। ठीक है, और तीनों कर्व सरफेस एरिया पे जो ट्रायंगल होते हैं ना, वो भी सेम नीचे बेस ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल उसी के बराबर होते हैं। मतलब चारों के चारों सरफेस, एक आपका बेस और एक आपका लेटरल जो सरफेस होते हैं, कर्व जो सरफेस होते हैं तीनों, वो भी आपके सेम इस बेस की तरह इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। मतलब सबकी साइड आपस में बराबर होती है। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब चारों के चारों सरफेस बिल्कुल एक जैसे होते हैं, चारों के चारों सरफेस एक जैसे समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो वो टेट्राहेड्रन बनता है। अगर ऐसा पिरामिड जिसका बेस तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बस उनके जो लेटरल फेस है वो इस बेस के जैसे नहीं है, हालांकि वो तीनों आपस में बराबर होंगे बट इस बेस के जैसे नहीं होंगे, वो अलग से ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, तो उस केस में भी जो पिरामिड बनेगा वो आपका टेट्राहेड्रन नहीं होगा। ठीक है, टेट्राहेड्रन होने के लिए चारों सरफेस को एक जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल होना जरूरी है। और नॉर्मल पिरामिड अगर बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों सरफेस आपके कैसे भी किसी भी ट्रायंगल में बन सकते हैं। वो ज्यादातर आपके आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनेंगे उसके तीनों लेटरल फेसेस। ठीक है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है आपका टेट्राहेड्रन में और पिरामिड में जिसका बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। ठीक है, अब किसी भी टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम किसके बराबर होता है? फॉर्मूला होता है इसका √2 अपॉन में आपका 12 और इंटू मान लो इसकी साइड ए दे रखी है। ए क्या है? आपकी साइड, जो भी इसकी साइड दे रखी हो उसका क्यूब कर दो, आपका इसका वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। बस यही आपको करना है। अब ए क्या है? ये सारी साइड आपकी ए है, ये भी आपका ए है, ये भी ए है, ये भी आपका ए है, ये भी ए है। मतलब जितनी भी डार्क साइड है, ए ए ए, ये भी ए, ये भी ए, सब आपकी क्या होती है? ए होती है। ठीक है, सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो अगर मुझे पूछा गया इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? यहाँ से आपका √2 और अपॉन आपका 12 आ गया, और ए की वैल्यू 12 दे रखी है, 12 इंटू आपका 12 और इंटू क्या हो गया? आपका 12 हो गया, 12 से आपका 12 कट गया, तो ये आ जाएगा 144 आपका √2, 144 √2। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में है तो ये है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है भाई, और वैसे भी मैंने आपको एक बात बता रखी है कि किसी भी पैरामिड का जो वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू में क्या होता है? हाइट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हाइट क्या होती है, इस वर्टेक्स से, जो टॉप आपका जो वर्टेक्स होता है उस वर्टेक्स से इसका जो बेस ट्रायंगल होगा उसके बिल्कुल सेंटर पे, जहां पर ये बिल्कुल सेंटर पे परपेंडिकुलर होती है, उसको बोला जाता है इसकी हाइट। और हाइट, अब सेंटर क्या होता है? सेंटर किसी भी ट्रायंगल का बिल्कुल जो मध्य बिंदु होता है ना, वो क्या कहलाता है? उसका सेंट्रोइड कहलाता है। तो हमेशा इसके सेंट्रोइड पे आएगा। ठीक है, केंद्रक, केंद्र पे ये हाइट आपकी यहाँ पर क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ये चीज हमेशा याद रखना। ऐसे ही आपका जो एक पिरामिड ऐसा आ जाएगा जिसका बेस स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर के केस में जहां पर उसके दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, उस पे जो ऊपर से वर्टेक्स से हाइट आती है वो पूरे पिरामिड की हाइट होती है। ठीक है, तो बेसिकली जहां डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं उसी पॉइंट पे आके वो मिलता है, बिल्कुल उसके सेंटर पे, उसके केंद्र पे आनी चाहिए, तो इसके बिल्कुल सेंटर पे आती है। ठीक है, चलिए भाई, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा कि नॉर्मल पिरामिड में जिसका बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, टेट्राहेड्रन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये पेपर में क्वेश्चन आया है और कई बार आया हुआ है और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही आया है, तो याद रखना किसी भी टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम होता है √2 अपॉन में 12 इंटू साइड की क्यूब। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि किसी बाल्टी की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है तथा दोनों सिरों की त्रिज्याएं 7 और 28 है, तो बाल्टी का आयतन क्या होगा? ये आपको बता। देखो भाई, ये क्या है? बेसिकली फ्रस्टम होता है, इसको बाल्टी बोला जाता है। ठीक है, और मैंने उस दिन भी आपको बोला था फ्रस्टम ऐसा नहीं है कि यही आपका फ्रस्टम होगा। फ्रस्टम बेसिकली क्या है? किसी भी पिरामिड से जिसका बेस सर्कल हो या जिसका बेस स्क्वायर हो, अगर उससे एक छोटा पिरामिड वैसा ही काट के अलग कर दिया जाता है, तो बाकी का जो हिस्सा बचता है वो फ्रस्टम कहलाता है। अब ये बेसिकली आपके पास एक कोन था। ठीक है, आपने क्या किया? इसमें से ऊपर से इस तरीके से एक छोटा कोन आपने काट के ना उसको ऐसे साइड में रख दिया, ये साइड में रख दिया, और आपके पास नीचे क्या बच गया? इस तरीके से ये हिस्सा अपने पास बच गया। तो ये पूरा बड़ा कोन था, उसमें से ये काट के अलग कर दिया, तो ये जो बाकी हिस्सा बचा यही आपका क्या बनता है? फ्रस्टम बनता है।
और ये कैसे भी पैरामिड का हो सकता है, स्क्वायर बेस भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, रेगुलर हेक्सागन भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही फ्रस्टम होता है। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। अब इसने बोला इस बाल्टी का वॉल्यूम क्या होगा, तो इसको करने के लिए क्वेश्चन को आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि किसी भी यहाँ से जो आपका बाल्टी होती है, बाल्टी का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, बाल्टी का वॉल्यूम स्पेशली क्या होता है। बाल्टी का वॉल्यूम होता है आपका 1/3, जैसे कि कौन के वॉल्यूम में आता है ये पाई आ जाएगा और यहाँ एच आ जाएगा। वहां पर आर स्क्वायर होता था ना, यहाँ आर दो आएंगे। ठीक है, एक तो जैसे छोटी आर ये आ गई, ये 7 हो गई, और ये बड़ी आर आ गई, ये आपकी 28 हो गई, और हाइट आपकी 45 हो गई। तो ये होता है 1/3 पाई एच आर का स्क्वायर प्लस आपका आर का स्क्वायर और प्लस इसका आर इंटू आपका आर, ये बनता है। ठीक है, ये बनता है आपका, और इसको यहाँ से करता हूँ 1/3 आ गया पाई, पाई क्या हो गया आपका 22/7 हो गया। ठीक है, हाइट कितनी हो गई आपकी 45 हो गई, ये आपका 45 आ गया, अंदर आपका कितना आ गया आर का स्क्वायर, एक आर कितना है आपका 28 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 784 आ गया, प्लस में आर का स्क्वायर आपका 49 आ गया, प्लस में आपका 6, और ये आपका इतना आ गया। ठीक है, ये आपका इतना हो गया। अब इसको मैं यहाँ से सोल्व करता हूँ, तो यहाँ से आपका 22/7 आ गया, इंटू आपका 45 आ गया। ठीक है, और इंटू में अगर मैं 196 है और इसको मैं 4 इसको दे देता हूँ, 200 हो गया, 200 और 700 984, 984 में अगर मैं 45 और ऐड कर दूं, 5 और 4 9 आ गया, 8 और 4 12 आ गया, 9 और 1 आपका 10, 1029 आपका यहाँ से आ गया। तो इसको मुझे सोल्व करना होगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करने से या तो हम क्या कर सकते हैं, यूनिट डिजिट पे कंसेप्ट कर सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए। ठीक है, कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है, एक सेकंड रुको करते हैं भाई। अच्छा ये 45 आपका, सॉरी ये क्या है आपका 45 है यहाँ पे, ये 48 नहीं था आपका 45 था, 45 है ना। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, और इसको अगर मैं काटना चाहता हूँ तो 3 से तो मैं इसको 15 3 45 हो गया, यहाँ काट देता हूँ। ठीक है, 7 से इसको भी काट देते हैं, 7 एकम 7 आ गया, और 32 आ गया, 7 चौक 28 आ गया, 7 7 आपका 49 आ गया, 15 दूनी 30, 330, और इंटू में आपका कितना आ गया 147 आ गया। ठीक है, तो इसको मुझे यहाँ से करना पड़ेगा, और 3 सत्ते आपका 21 भी आएगा, लास्ट में 0 भी आएगा और लास्ट में 1 भी आएगा। तो इसका मतलब ये तो आंसर होगा नहीं, इसमें से और इसमें से कोई एक आपका आंसर होगा। और उसको करने का एक नियम क्या होता है कि अगर आपको लास्ट के 2 अंक निकालने हो तो उसको क्या करते हैं 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक तो वो तरीका है, नहीं तो फिर हम करके ही देख लेते हैं भाई। ठीक है, एक आपका सम ऑफ डिजिट भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ये आपका है 3 3 आपका 9 हो गया। ठीक है, नहीं यहाँ फिर एक काम करते हैं, 3 3 आपका 6 हो गया, ये आपका 6 हो गया, इंटू में 4 1 5, और 5 और 7 आपका 12, 12 का भी 3 हो गया, 6 3 18, 18 का आपका 8 एक आपका 9 हो गया। सम ऑफ डिजिट आपका 9 आना चाहिए। ठीक है, 4 और 1 5, 5 और 5 10 और 8 18, सम ऑफ डिजिट आपका 9 आ रहा है। ठीक है, इसका भी 9 ही आएगा, तो फिर आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई। सम ऑफ डिजिट वाला भी अगर मैं कंसेप्ट लगाता हूं तो दो दो ऑप्शन आपकी सेटिस्फाई हो जाएंगी, तो उसके लिए फिर आपको पूरा ही इसको सोल्व करना पड़ेगा, यही आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, फिर पूरा करना है तो छोटा कैसे करें भाई, पूरा अगर आप छोटा करना चाहते हो तो आप इसको लिख लो 147 है, इंटू में जैसे आपका 33 है, इसको 30 प्लस में आप 3 लिख दो। ठीक है, एक जीरो तो आपकी है ही है। ठीक है, तो उससे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो इससे अगर मैं करूंगा तो ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको लगाना होगा। मैं फिर कह रहा हूँ भाई, अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन आप छेड़ भी नहीं पाओगे, क्योंकि हमें फॉर्मूले में ही तो वैल्यू पुट करनी है। अगर फॉर्मूला पता है तो ठीक है, नहीं पता तो फिर क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर देना और क्वेश्चन का आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो और सिंपल करना है, इसको 150 माइनस 3 कर दो ना। अगर और सिंपल भी करना चाहते हो तो इसको 150 माइनस 3 कर दो, और इंटू में क्या कर दो 330 कर दो, यहाँ से भी हो जाएगा आपका। अगर इस तरीके से करना चाहेंगे तो उससे भी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किसी 2a सेंटीमीटर भुजा वाले षटभुज को आधार मानते हुए एक पिरामिड है। यदि पिरामिड का तिर्यक किनारा एवरी स्लांट एज आपको दे रखी है, तो अब सबसे जरूरी बात आती है कि इसमें स्लांट एज और स्लांट हाइट कौन सी होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन में शायद इसकी लैंग्वेज में कुछ इशू था, ये पता नहीं स्लांट हाइट ही दे रखी थी या इसने स्लांट एज दे रखी थी, कुछ तो था इस क्वेश्चन में।
एक बार इसका डाटा वेरीफाई करना पड़ेगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि स्लांट हाइट क्या होती है, हाइट क्या होती है और स्लांट एज क्या होती है। ठीक है, देखो ऊपर वाले वर्टेक्स से अगर मैं इस फिगर के बिल्कुल सेंटर पे अगर मैं मिलाता हूं तो ये यहाँ पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है और ये इसकी क्या होती है, हाइट होती है। क्या होती है, पूरे पैरामिड की हाइट होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर ऊपर वाले वर्टेक्स से अगर मैं बेस फिगर के सभी वर्टेक्स को मिला दूं, जैसे इस वर्टेक्स पे मिला दिया, इस पे मिला दिया, इस वर्टेक्स पे मिला दिया, इस वर्टेक्स पे मिला दिया और इस वर्टेक्स पे मिला दिया, ऊपर वाले वर्टेक्स से अगर जो बेस है फिगर का, इस 3D फिगर का जो आपका बेस है, अगर उसके सभी वर्टेक्स को मिलाया जाता है तो वो बेसिकली क्या होते हैं, आपके स्लांट एज होती है। क्या होती है, स्लांट एज। ठीक है, और इसने स्लांट एज को क्या बोला हुआ है, तिर्यक किनारा। ठीक है, तो ये आपका इतना है। मुझे कुछ क्वेश्चन में के डाटा में कुछ है, बाकी आप समझ लो, फिर मैं आपको आंसर निकालूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि इन्होंने गलत लिखा कि नहीं। ठीक है, अब आती है स्लांट हाइट की बारी। ऊपर वाले वर्टेक्स से अगर इसकी जो एज होती है, बेस वाले की जो साइड होती है, अगर उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे मिलाया जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी स्लांट हाइट। मतलब इस साइड के अगर मिड पॉइंट पे अगर मैं वर्टेक्स से मिला दूं, स्लांट हाइट होगी। इस पे मिला दूं, ठीक है, इस पे मिला दूं, इस पे मिला दूं, तो वो सारी आपकी क्या कहलाएंगी, स्लांट हाइट कहलाएंगे। और स्लांट हाइट को एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देख लो, ये इसके बेस फिगर की, जो भी बेस फिगर की ये साइड्स होंगी ना, ये लाइन, ये वाली एज है ये बेसिकली इसकी, इनके अगर मैं बिल्कुल मिड पॉइंट पे मिलाता हूं और वो मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर होती है तो वो क्या कहलाती है, आपकी स्लांट एज कहलाती है। तो बेसिकली स्लांट एज जो इसके लेटरल फेस होते हैं, जो इसके कर्व जो सरफेस होते हैं, उनकी क्या होती है, हाइट का काम करती है। अब जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये क्या हो गया, आपका सी हो गया। इसको अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं ना इस तरीके से, तो ये आपका ए है और ये आपका बी है और ये आपका क्या है, सी। अब ये इसके लिए देखो यहाँ पर क्या है, इसका हाइट है, इस पे परपेंडिकुलर होती है और इस पे बाइसेक्टर होती है। ठीक है, तो इसकी जो साइड होती है उस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है और उसका मिड पॉइंट पे आती है ऊपर वाले वर्टेक्स से, वो क्या कहलाती है, आपकी स्लांट हाइट कहलाती है। और स्लांट हाइट को किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। और ऊपर वाले वर्टेक्स से अगर इसके बेस फिगर के वर्टेक्स को मिलाया जाता है, वो आपकी स्लांट एज होती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको समझना है कि स्लांट हाइट और स्लांट एज में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए स्लांट हाइट क्या होती है, स्लांट एज क्या होती है और हाइट क्या होती है। जब तक आपको इसका बेसिक नहीं पता होगा आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने सारा कर लिया है, इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा। बेसिक इसका क्या है, कि रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन मैंने आपको 2D में बताया ही था, एक ऐसा क्लोज फिगर जो कि क्लोज मतलब बंद होना चाहिए सब जगह से, 6 भुजाओं से मिलकर बना होता है। 6 की 6 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और 6 के 6 एंगल आपस में, इंटीरियर एंगल 6 के 6 आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब जो क्वेश्चन में डाटा इसने दिया है उसके हिसाब से एक बार हम चलते हैं और देख लेते हैं कि इसने स्लांट हाइट दे रखी है या स्लांट एज दे रखी है। ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा हमें जाना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन में मिस्टेक कर देगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। और इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का ही खेल होता है सारा। अगर मैं इसको मान लेता हूं कि इसकी साइड आपको 2a दे रखी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी आपका क्या है, 2a है। ये सभी साइड आपकी क्या हो जाएंगी, 2a हो जाएंगी। ये भी आपका 2a हो गया, ये भी आपका 2a हो गया। ठीक है, और इसको अगर मैं यहाँ से मिलाता हूँ, ये इसकी साइड से आ गया, इसको यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ पर अगर मैं लेके जाता हूँ, ठीक है, इसकी बिल्कुल हाइट पे आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ आ गया, ये आपका यहाँ आ गया, तो बन गए 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आपका बनेगा। तो ये साइड भी आपकी 2a हो गई, ये भी आपकी 2a हो गई। ठीक है, ये सब आपकी 2a बन जाएंगी। ठीक है, इसने मुझे बोला है कि तिर्यक किनारा, इसका मतलब तो तिर्यक किनारे की अगर मैं बात करता हूँ तो इसने ये मुझे दे रखा है 5a बाय आपका 2 दे रखा है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ से इस वाले पॉइंट की बात करूं, अगर मैं यहाँ से इस वाले पॉइंट की बात करता हूँ, ऐसे अगर मैं इसको लेके आऊं, ये इसकी हाइट हो गई। इस तरीके से ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको एक बनता हुआ दिखाई देगा।
ये भी इसकी क्या है, स्लांट एज। ये देखो इस वर्टेक्स पे मिल रही है, ये भी इसकी स्लांट एज है, और हाइट यहाँ पर क्या होगी आपका, परपेंडिकुलर होगी। ये इसकी हाइट होगी, ठीक है। ये इसकी साइड आ गई नीचे, ये इसकी क्या आ गई, साइड आ गई। देखो 6 ट्रायंगल बनते हैं, आपको पता है। जो आपका रेगुलर हेक्सागन होता है 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना होता है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया हमारे पास, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा ऐसे, ये इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। ये इसकी हाइट है, ये इसकी स्लांट एज जो है वो बेसिकली इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए किसका काम करेगी, हाइपोटेन्यूज का। और इसके नीचे क्या आ गया आपका 2a आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पाइथागोरस लगा के और मुझे हाइट निकालनी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहता हूँ किसी भी 3D फिगर का, तो जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, जो पैरामिड है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ऑफ पैरामिड होता है, ठीक है। तो वो कंसेप्ट अगर मैं लगाऊंगा तो मुझे कहीं ना कहीं हाइट तो निकालनी ही निकालनी पड़ेगी। तो अब यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस लगाता हूँ, तो हाइट कितनी आ जाएगी, वो देखो हाइट आएगी यहाँ से, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25a का स्क्वायर और बटे आपका 4 हो गया, माइनस आपका 2a का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर हो गया। अंडर रूट आपको करना होगा, 25 में से एलसीएम लूंगा, 25 में से 16 गया 9, 9a का स्क्वायर बटे आपका 4 आ गया, ठीक है। और यहाँ से हाइट कितनी आ गई आपकी, हाइट आ जाएगी आपका 3a और बाय क्या आ गई आपकी 2। तो हाइट हो जाएगी आपकी 3a बाय आपका 2, ठीक है। तो हाइट आ गई आपकी इतनी। कह रहा है कि पैरामिड का आयतन बताओ, तो वॉल्यूम क्या होगा 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। मैंने 2D में आपको बोला था कि किसी भी रेगुलर हेक्सागन का जो एरिया होता है वो क्या होता है, √3/4 इंटू a का स्क्वायर इंटू आपका 6। क्योंकि कोई भी रेगुलर हेक्सागन 6 समबाहु त्रिभुज से मिलकर बना होता है, तो 6 इंटू में √3 बाय आपका 4 हो जाएगा, और इसकी साइड क्या दे रखी है 2a, 2a का स्क्वायर 4a का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया किसी भी रेगुलर हेक्सागन का एरिया, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी है आपकी 3a और बाय क्या है आपका 2, तो ये आपका इतना आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो कट सकता है उसको काट दो भाई, ठीक है। जैसे 3 से ये 3 भी कट सकता है, इस 4 से 4 भी कट सकता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 2 से आपका ये 3 भी कट सकता है, तो कितना आ गया आपका 3√3 और क्या आ गया a का स्क्वायर, और आपका है 3√3 और आपका क्या आ गया a का क्यूब आ गया, तो 3√3 a का क्यूब। तो ये आपका निकल कर आ गया। तो इसका मतलब यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, और मुझे लगता है यही इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया भी है, सी यही आपको क्वेश्चन का आंसर दिया होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं हट जाता हूँ, आप ध्यान से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बस ये समझ लेना स्लांट हाइट क्या होती है, स्लांट एज क्या होती है, और हाइट क्या होती है। अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, कराएंगे समझाएंगे भाई, ठीक है। ठीक है, आप समझ लो, एक बार देख लो थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि एक बार इसको आप पॉज करके भी देख लेना, वो मैं आपको सारा बता दिया है, ठीक है, कि स्लांट एज क्या होती है। स्लांट एज भी मैं आपको थोड़ी सी मोटी मोटी बना के दिखा देता हूँ। ये मैं फिर बोल रहा हूँ, ऊपर वाले वर्टेक्स से ये जो इसकी एज होंगी, ये वाली जो इसकी साइड्स हैं, उस पे जो परपेंडिकुलर होगी और जो मीडियन होती है वो आपकी क्या होती है, स्लांट हाइट होती है। और ये इस लेटरल फेस के लिए, जो लेटरल फेस बन गया उसके लिए उसकी हाइट का काम करेगी। अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ गया तो कैसे निकलेगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो जाएगी आपका 2a और हाइट क्या हो जाएगी आपकी पैरामिड की स्लांट हाइट, ठीक है। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना, ठीक है। ये किसी भी एज पे आ सकती है, इस पे भी हो सकती है, इसके मिड पॉइंट 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 पे भी परपेंडिकुलर हो सकती है, इस पे भी हो सकती है। हमने वो एक फेस ले दिया, किसी पे भी ले सकते हो। और जितने बेस, जितना आप जो आपका बेस है उसकी जितनी साइड होंगी उतने ही आपके क्या होंगे, लेटरल फेस होंगे। अगर ट्रायंगल है तो 3 लेटरल फेस होंगे, मतलब कर्व सरफेस एरिया 3 ट्रायंगल का निकलेगा। अगर आपके पास स्क्वायर है तो 4 साइड होती है, तो उस पे 4 ट्रायंगल बनेंगे। आपके पास रेगुलर हेक्सागन है तो बेस में 6 साइड है, 6 एज है, मतलब एज को साइड एक ही बात होती है, 6 साइड है तो 6 लेटरल फेस बनेंगे, क्योंकि जितनी साइड होंगी उतने ही उस पे आपके लेटरल फेस बन जाएंगे, ठीक है, समझ आ रहा है। इसके बाद एक क्लास और होगी पैरामिड, मतलब इसी पे आपका मेंसुरेशन 3D पे, और मेरे हिसाब से फिर आपके डाउट समझ आ जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपके पेपर में इस लेवल का भी ना आए, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एडवांस करा देता हूँ कि थोड़ा सा आपको अच्छा लगे, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा उस तरफ हो गिरेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, पीछे हो जा गिर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बेसिकली एक पैरामिड ही है।
जैसे मैं बार बार आपको बोलता हूं ना, अगर मैं कोन की बात कर रहा हूँ, ये शंकु है, ये भी एक पैरामिड है, सेम वर्टेक्स इसमें है, सेम वर्टेक्स इसमें है। ये पैरामिड है जिसका बेस सर्कल है, ये पैरामिड है जिसका बेस आपका स्क्वायर। अब आपको पता है ये स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर वो होता है भाई जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, उसको बोला जाता है आपका स्क्वायर। ठीक है, सेम कंसेप्ट यहाँ पर लगते हैं जो कि मैंने आपको बोला है। क्या क्या? हाइट, स्लांट हाइट और स्लांट एज। अगर मैं हाइट की बात करता हूं तो ऊपर वाले वर्टेक्स से मैंने आपको बोला ही था कि जहां पर भी, ये ले लो, मैंने आपको क्या बोला था कि इसके वर्टेक्स से जहां पर इसके बेस स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को जहां पर बाइसेक्ट करते हैं, ये हमेशा वहां पर मिलता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहां से इस तरीके से, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ऐसे। ठीक है, ये इसकी स्लांट हाइट हो गई। ठीक है, सेम आपको मैंने फिर बोला था कि अगर ऊपर वाले वर्टेक्स से इसकी बेस फिगर के जितने भी वर्टेक्स हैं, ये किनारे जितने भी हैं, अगर मैं इन पे मिलाता हूं तो वो सारी आपकी क्या कहलाती है? स्लांट एज कहलाती है। ये आपकी क्या है? स्लांट एज है। समझ लो भाई, ये आपकी क्या है? स्लांट एज है। ऊपर वाले वर्टेक्स से इसके चारों वर्टेक्स पे अगर मैं मिलाता हूं तो स्लांट एज आपकी 4 बन जाती है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं स्लांट हाइट की, तो इसी ऊपर वाले फिगर से, इसी वर्टेक्स से, सॉरी इसी वर्टेक्स से, कौन सा कलर ले, इसको मिटा दे, इसी वर्टेक्स से अगर मैं यहां से ऐसे इसकी इस भुजा पे परपेंडिकुलर डाल दो और मीडियन हो, ये आपकी क्या बनेगी? स्लांट हाइट बन जाएगी। और ये देखो यहां भी ये परपेंडिकुलर होके एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा। यहां से आप यहां मिला दो, इसके साइड के मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाल दो, ये भी आपकी स्लांट एज है। ठीक है, इससे आप इस पीछे वाली भुजा पे डाल दो, इस पे परपेंडिकुलर डाल दो, इससे आप इस भुजा पे डाल दो, ये सारी आपकी क्या कहलाएंगी? स्लांट हाइट कहलाएंगी। ठीक है, सॉरी, हाँ स्लांट हाइट कहलाएंगी। तो ऊपर वाले वर्टेक्स से जो बेस फिगर है उसकी सभी भुजाओं के मध्य बिंदु पे जो परपेंडिकुलर होता है वो आपके लिए क्या कहलाता है? स्लांट हाइट कहलाता है। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि मुझे टोटल सरफेस एरिया बताओ, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? नीचे वाला जो सर्कल है, स्क्वायर है, इसका एरिया निकाल दो, प्लस में चार बेस की 4 साइड है तो 4 ट्रायंगल बनेंगे। अब उन चारों ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सभी ट्रायंगल आपस में बराबर बनेंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी सभी की वो बेसिकली आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनता है, क्योंकि स्लांट एज सबकी बराबर आ जाएंगी। ठीक है, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूं कि इसके बेस का एरिया निकाल के, ठीक है, इसके बेस का एरिया निकाल के अब मैं उसके बाद क्या कर सकता हूं, मैं किसी एक ऐसे इसका एरिया निकाल दूं, यहां से कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, किसी एक ट्रायंगल का एरिया यहां से निकाल लो। ठीक है, जैसे ये यहां से ये यहां आ गया। ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरे लिए एक सरफेस आ गया, और ऐसे ऐसे मेरे पास क्या बनेंगे, क्योंकि बेस सेम हो गया और ये स्लांट एज सेम हो गई, ये चार ट्रायंगल मेरे पास एक जैसे बनेंगे। तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई। किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकालो, बेस इंटू हाइट, 4 से गुना कर दो, चारों लेटरल फेस का एरिया आ गया, और नीचे वाले का ऐड कर दो तो टोटल सरफेस एरिया आ गया। तो ये कंसेप्ट लगा के हम क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज आपको समझनी पड़ेगी मेरे भाई। लाइट गई है, मुझे लगता है साउंड में इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि साउंड के इश्यू को हमने ठीक कर दिया था। ठीक है, कूलर बंद करके, या कूलर बंद करके चल, चलने दो, चलने दो। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ही आपका हो जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा, कौन सी स्लांट हाइट है, कौन सी स्लांट एज है, और चार अगर आपके बेस हैं तो चारों लेटरल फेस बनेंगे, चारों का एरिया कैसे निकलेगा। मेरे हिसाब से वो सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब जो इसने क्वेश्चन दिया है एक बार उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि किसी पैरामिड का आधार 40 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। यदि किसी पैरामिड का आयतन इतना है तो पैरामिड की ऊंचाई क्या है? मैंने आपको एक बात बोली थी कि किसी भी पैरामिड का जो वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर होता है? पैरामिड का 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू क्या होता है? हाइट होता है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा आपका 1/3 एरिया ऑफ बेस, एरिया क्या होगा? स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा? भुजा का स्क्वायर 40 इंटू 40। हाइट मुझे नहीं पता, हाँ मुझे वॉल्यूम 8000 दे रखा है, कुछ नहीं करना, इसको इक्वेट कर दो। ठीक है, कर दिया, यहाँ से 40 से काटा, 40 दूनी आपका 80 आ गया, 200 पे चला गया। ठीक है, 40 से काटा, 5 पे चला गया, 5 3 15 आ गया। हाइट कितनी आ गई आपकी? 15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन का आंसर इन्होंने क्या दिया हुआ है? सी दिया हुआ, तो सी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है,
बस कुछ नहीं करना मेरे भाई, चीजों को समझो। जितना चीज आपको समझ आ गई उतना ही आपके लिए फायदा रहेगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो फिर तो देखो यार दिक्कत होगी ही होगी। ठीक है, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है किस पॉइंट को क्या बोलते हैं। ठीक है, वर्टेक्स पे जितनी मिलेंगी वो सारी आपकी सलांटाइज होंगी, और बेस फिगर की साइड्स के मिड पॉइंट पे जितनी मिलेंगी वो आपकी सलांट हाइट होंगी। ठीक है, और ये क्या होंगी, इसकी हाइट ऑफ पैरामिड होगी। ठीक है, ये हाइट ऑफ पैरामिड होगी। और मैंने आपको क्या बोला है कि पैरामिड की जो स्लांट हाइट होगी वो लेटरल फेस पे जो ट्रायंगल्स बनेंगे उनकी खुद की हाइट का काम करेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, देखो भाई इस क्वेश्चन के बारे में क्या बोला, एक बार पढ़ो इसको। क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी प्रिज्म का आधार एक समलंब है। ठीक है, एक ट्रेपीजियम है। समलंब की समांतर भुजाएं 8 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है, उनके बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म का आयतन इतना है तो प्रिज्म की ऊंचाई क्या है। देखो प्रिज्म क्या होता है, बेसिकली मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, प्रिज्म एक ऐसा 3D फिगर होता है जिसका बेस और टॉप देखने में बिल्कुल एक जैसे होता है। अब देखो ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, बेसिकली जो इसका बेस है वही इसका क्या है, टॉप है। अब इसका बेस क्या हो गया, एक ट्रेपीजियम बन गया। जैसा ये देखने में यहाँ से ट्रेपीजियम है, सेम ट्रेपीजियम पीछे बना हो। ठीक है, तो ये क्या है, आपका प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया बेस इंटू हाइट होता है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर बेस इंटू हाइट होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस में 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। टू इसलिए करते हैं क्योंकि 2 इंटू एरिया ऑफ बेस इसलिए करते हैं क्योंकि एक एरिया ये होता है और एक एरिया बिल्कुल इसके जैसा, इसके जो पीछे होता है एक एरिया आपका वो होता है। ठीक है, तो इसलिए उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये हो गया। तो कह रहा है कि किसी प्रिज्म का आधार समलंब की समांतर भुजाएं 8 और 14 सेंटीमीटर, जैसे ये आपकी 14 हो गई, ये आपकी हाइट होगी, कोई इश्यू नहीं है। और उनके बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। देखो ये वाली जो दूरी आपको सपोज करो 8 ही दे रखी है ना, हाँ ये आपको 8 दे रखी है, 8 हो गई। ठीक है, प्रिज्म का आयतन आपको दे दिया, प्रिज्म की ऊंचाई क्या होगी, तो बेसिकली प्रिज्म की ऊंचाई जो होगी ये वाली होगी कि ये कितना ऊंचा है। ठीक है, यहां से यहां तक जो इसकी हाइट है ये वाली, ये कितनी हाइट है ये आपको निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट क्या हो जाएगा, आपका वॉल्यूम हो जाएगा। और किसी भी ट्रेपीजियम का जो वॉल्यूम होता है 1 बाय आप सॉरी एरिया जो होता है किसी भी ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड 14 और 8 आपका 22 है, इनटू में क्या होता है उसकी हाइट होती है आपका इतना। तो ये आ गया किसी भी ट्रेपीजियम का एरिया, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट कर दो किसके बराबर आ जाएगी, वॉल्यूम के, और ये आपका 1056 आ रखा है। ठीक है, ये कितना है आपका 1056 है। ठीक है, अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं भाई, फॉर्मूले में जो वैल्यू है उसको पुट कर देते हैं। क्या है आपका, प्रिज्म की ऊंचाई बताओ, तो हाइट कितनी आ गई यहाँ से आपका, ये हो जाएगा आपका 1056 इंटू आपका 2 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका 22 इंटू आपका 8 हो गया। 2 से 11 पे काट देता हूँ, 5 और 1 6, और ये आपका 6, 11 से कट जाएगा अगर इनका डिफरेंस या 0 है या 11 के मल्टीपल में है। 11 से आपका 11 9 99 आ गया, ये आपका 6 पे चला गया। ठीक है, अगर इसको मैं काटता हूँ तो 12 पे चला जाएगा, 12 से 96 हो गया। तो हाइट आपकी कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपका 12 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि प्रिज्म की जो ऊंचाई होगी वो आपकी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये आपको 3D फिगर देख के समझ आ गया होगा कि क्या प्रिज्म और पिरामिड में डिफरेंस होता है। वही डिफरेंस होता है कि प्रिज्म में ऊपर आपका वर्टेक्स नहीं बनता है, उसमें जैसा बेस होता है वैसा ही टॉप होता है। पिरामिड में बेस और टॉप एक जैसे नहीं होते हैं, पिरामिड में टॉप पे ऊपर वर्टेक्स बन जाता है, एक बिंदु बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, गिर जाएगा पीछे हो जा। अगला क्वेश्चन है, किसी 15 सेंटीमीटर परिमाप वाले त्रिभुज की जिसकी अंतर्वर्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है को आधार मानते हुए एक प्रिज्म बनाया गया है। प्रिज्म का आयतन 270 सेंटीमीटर क्यूब है, तो प्रिज्म की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो वही फॉर्मूला, किसी भी प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है, देखो बेसिकली आपको मैंने 2D फिगर में बताया था ना, ये एक प्रिज्म है हमारे पास जिसका क्या है, आपको पैरामीटर दे रखा है। ठीक है, और किसी भी प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है किसके बराबर होगा, आपका सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस और इनटू क्या होता है, हाइट ऑफ प्रिज्म होता है, ये आपकी हाइट होगी। ठीक है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये किसी भी प्रिज्म का आपका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। मानते हो इस बात को। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर सपोज करो आपके पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इस तरीके से अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, ये मैंने आपको बताया था 2D के अंदर, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपके पास सी है। अगर इसके अंदर कोई सर्कल हो
और उस सर्कल की रेडियस, अंदर सर्कल होता है उसकी रेडियस को इन रेडियस बोलते हैं, तो रेडियस क्या होता है आपका डेल्टा अपोन में क्या होता है एस होता है। और डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आपको ये मैंने बता रखा है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ से ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ गया तो एरिया किसके बराबर होता है, एरिया होता है आपका रेडियस इनटू आपका एस। तो किसी भी ट्रायंगल का अगर यहाँ से आपको एरिया निकालना पड़ गया तो एरिया होता है आपका इन रेडियस इनटू में सेमी पैरामीटर, ठीक है। तो इस कंसेप्ट से अब मैं क्या करूंगा, ट्रायंगल का एरिया निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे पता है जब तक मेरे पास एरिया नहीं निकल कर आएगा तो मैं एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करके वॉल्यूम कैसे निकालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लाइन इसने दे रखी है ना, ये इतना सारा जो इसने दिया हुआ है यहाँ पर ये वाला, ये बेसिकली आपको इसलिए दिया है ताकि आप यहाँ से एरिया निकाल लो। तो एरिया किसके बराबर होगा, सेमी पैरामीटर, इसने बोला है सेमी परिमाप, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज आपका 15, अच्छा 15 सेंटीमीटर परिमाप, तो हमें तो सेमी पैरामीटर लेना है, तो कितना हो जाएगा आपका 15/2 हो गया। तो एरिया कितना आ गया आपका, यहाँ से एरिया हो जाएगा आपका 15 और बटे आपका 2 और इंटू आपका 3 और इंटू क्या हो गया आपका हाइट और बराबर कितना आ गया आपका 270 आ गया, ठीक है। यहाँ से 3 नीम आपका 27 आ गया और 15 छिके आपका 90 आ गया, तो हाइट कितनी आ जाएगी आपका 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 12 सेंटीमीटर। और इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है, हाइट 12 ही दे रखी है भाई, तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। तो डी ही इन्होंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, तो डी आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 12 सेंटीमीटर ही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इसमें समझना होगा आपको एरिया कैसे निकलेगा, एरिया होगा आपका सेमी पैरामीटर इंटू आपका उसका रेडियस। अब रेडियस दे रखी, इसका पैरामीटर दे रखा है 15, तो हाफ करके सेमी पैरामीटर हमें लेना पड़ेगा और ये प्रिज्म आपका इस टाइप से बनेगा, ठीक है। आप देख लो, देखने में जैसे इसका बेस है, जैसे इसका बेस है ट्रायंगल है, वैसे इसका टॉप है, ये आपका प्रिज्म होगा। और जब भी एक प्रिज्म बनेगा जिसका बेस ट्रायंगल होगा तो उसके जो बाकी के फेस बनेंगे ना वो क्या बनेंगे, स्क्वायर बनेंगे, सॉरी रेक्टेंगल बनेंगे। देख लो, एक तो सरफेस ये बन रहा है आपका, देखो देखने में बिल्कुल रेक्टेंगल शेप का बनेगा, एक तो ये बन गया आपका, ठीक है, एक इस तरीके से ये आपका बन गया और एक बिल्कुल आपके सामने बनेगा, ठीक है, जैसे ये बन जाएगा आपका एक बिल्कुल सामने ये वाला, ठीक है। इस तरीके से आपके अगर ट्रायंगल है आपका जो प्रिज्म है उस पे जो बनेंगे लेटरल फेस आपके वो रेक्टेंगल बन जाएंगे, क्योंकि इस ट्रायंगल की जो साइड है उसके लिए बेस का लंबाई का या जो भी बेस का काम करेगा और ये उसके लिए हाइट का काम करेगा। इस प्रिज्म की जो हाइट होगी वो उन रेक्टेंगल फेस की चौड़ाई मान लो या हाइट मान लो वो उसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो हाइट होगी प्रिज्म की वो उस लेटरल फेस की एक डायमेंशन आएगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए भाई, जैसे एक अगला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को वैसे हम कल ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा कि कैसे इसको यहाँ से, वैसे तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, आपको देखने से पता लग रहा होगा कि 9 12 15 क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाता है, ठीक है। प्रिज्म की ऊंचाई आपको दे रखी है, टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, चलो निकाल ही देते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि अगर टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना हो तो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है आपका कर्व सरफेस एरिया प्लस में 2 इंटू में क्या होता है आपका एरिया ऑफ बेस होता है। एरिया ऑफ क्या होता है आपका बेस होता है, ये किसी भी प्रिज्म का क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखो, मान लेते हैं कि ये एंगल आपका 90 डिग्री है, सेम यहाँ पर ये एंगल आपका 90 डिग्री है, ठीक है। ये आपका 9 हो गया, ये आपका 12 हो गया, ये आपका 15 हो गया, ठीक है। तो क्या होता है आपका कर्व सरफेस एरिया, क्या होता है, सबसे पहली बात कर्व सरफेस एरिया होता है, क्योंकि प्रिज्म है, किसी भी प्रिज्म का कर्व सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस और इनटू में क्या होता है आपका हाइट ऑफ प्रिज्म होता है। हमेशा यहाँ पर आपका हाइट ऑफ प्रिज्म आएगा, पैरामिड के अंदर यहाँ पर क्या आएगी, स्लांट हाइट आएगी, ये चीज हमेशा याद रखें। लेट जा 2 मिनट लेट जा, चलेंगे अब, ठीक है। ये इतना हो गया, तो निकाल दूं पैरामीटर कितना आ जाएगा आपका 12 और 9 21, 21 और 15 आपका 36 आ जाएगा। तो 36 इंटू में आपका 5 हो गया और प्लस में टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू में आपका 1/2 और बेस कितना है आपका 9 है, परपेंडिकुलर हाइट आपका 12 हो जाएगी। इससे ये कट गया आपका 5 3 15 180 और प्लस में 12 निम्मा 108 आ गया, 180 और 108 188 और ये कितना हो जाएगा आपका 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं और इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है सी दिया है, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाए, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, क्योंकि और भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, तो उसको भी हम करेंगे, ठीक है।
और कुछ भी आपको डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो, जैसे आपका मन करे वैसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं और बाय बाय, टेक केयर भाई। अगली क्लास जब आएगी तो उसमें हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगली जो क्लास होगी वो लास्ट क्लास होगी आपके मेंसुरेशन 3D की, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।